दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 12 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज की बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और यह खबर है जनसंख्या नियंत्रण कानून पर। जी हां, रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। जी हां, कल ही ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा है कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। जी हां, आगे उन्होंने कहा है कि बढ़ती आबादी विकास में बड़ी बाधा है। कुछ समुदायों में जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। हम दो हमारे दो का फॉर्मूला सभी को पालन करना चाहिए। सीएम योगी ने जनसंख्या नीति का ऐलान करते हुए कहा है कि समग्र विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। यह जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोशिश करनी चाहिए। बड़े पैमाने पर जागरूकता लाने की जरूरत है। जनसंख्या नीति में समाज के हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। दोस्तों बिहार में आज से स्कूल खुलने जा रहा है। जी हां, आज यानी कि 12 जुलाई से स्कूल खुलने जा रहा है। जी हां, आज से 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ प्रदेश भर में 10वीं से ऊपर के कक्षाओं के सभी सरकारी एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे। जी हां, कोरोना महामारी के चलते 5 अप्रैल 2021 को सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया था। इस प्रकार 98 दिनों के बाद शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य आरंभ होंगे और इसी के साथ कैंपस में चहल पहल लौटेगी। जबकि पहली से 10वीं कक्षा के सरकारी एवं निजी विद्यालय अगस्त में खोले जाएंगे। जिन्हें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने समीक्षा के क्रम में सोमवार से खुलने वाले संबंधित शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा, स्वच्छता और सफाई से संबंधित तैयारियों के बारे में जानकारी ली। दोस्तों एक तरफ देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। सभी महानगरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई है। वहीं मंत्री महंगाई को लेकर अपनी दलीलें गिना रहे हैं। महंगाई पर सवाल पूछे जाने पर मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा दार्शनिक अंदाज में जवाब देते नजर आए। मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने महंगाई पर दार्शनिक रुख अपनाते हुए शनिवार को कहा कि जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आएगी तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। ये कहना है मंत्री जी का। महंगाई कम नहीं कर पाने के लिए मोदी सरकार की नीति की विफलता के सवाल पर सकलेचा ने कहा कि ये आप जैसे लोगों की सोच हो सकती है जो अफवाहें फैला रहे हैं। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान एक बूथ पर 850 अधिकतम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी है। जी आयोग के अनुसार सभी जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। नगर निकाय में पंचायतों के शामिल होने के बाद नए सिरे से जिलों में पंचायत निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र पर पुनर्गठन किया जा रहा है। आयोग के अनुसार बिहार में कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए प्रत्येक बूथ पर 15 से 20 व्यक्ति को ही एक बार में मतदान के लिए लगाए गए पंक्ति में खड़े होने का मौका दिया जाएगा। मतदाताओं के बीच भी सामाजिक दूरी के दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। ऐसे मतदान स्थल जहां मतदान केंद्र की संख्या 1 से अधिक है, वहां मतदाताओं को इस प्रकार पंक्तिबद्ध किया जाएगा कि कोरोना महामारी को लेकर सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके। दोस्तों सीमांचल, मिथिलांचल सहित पूरे बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सभी जिलों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए बिहार सरकार कैदियों को रिहा करेगी। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार ने इसको लेकर कार्यसूची तैयार कर ली है। बहुत जल्द कैदियों को रिहा करने का काम किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार की जेलों में 40,000 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन यहाँ 50,000 से भी ज्यादा कैदी जेलों में बंद हैं। कोरोना महामारी के दौर में कैदियों के बीच संक्रमण फैलने का भी खतरा है। यह सरकार कैदियों को जमानत, पैरोल और सजा माफी देकर रिहा कर सकती है। बिहार के जेलों में बंद वैसे कैदी जो 7 साल या फिर उससे कम सजा के मामले में बंद हैं, यह तथा जो सीआरपीसी की धारा 436 के तहत जेल में बंद किए गए हैं, उन्हें रिहा किया जा सकता है। जो 10 साल की सजा काट रहे हैं लेकिन गंभीर रूप से बीमार हैं, उन कैदियों को रिहा करने का फैसला किया जा सकता है। बिहार के जेलों में बंद वैसे कैदी जो न्यायालय की अवमानना के जुर्म में जेल में बंद हैं, ऐसे कैदियों को रिहा किया जा सकता है।
दोस्तों बिहार के यात्रियों के लिए रेलवे ने एक बड़ा तोहफा दिया है। यह ताजा रिपोर्ट के अनुसार रेलवे कटिहार टू अमृतसर टू कटिहार विशेष गाड़ी का परिचालन शुरू करने जा रहा है। इसके लिए रेलवे द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। खबर के अनुसार इन ट्रेनों के परिचालन को शुरू होने से बिहार के यात्रियों को काफी फायदा होगा। यह दरअसल कोरोना महामारी के कारण इन ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया गया था, लेकिन रेलवे ने एक बार फिर से इसे शुरू करने का फैसला लिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में शनिवार को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए मतदान हुआ और शाम तक नतीजे भी घोषित किए गए। यह भले ही चुनाव में बीजेपी बाजी मार ली हो, लेकिन इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में जमकर बवाल हुआ। यह नामांकन के बाद चुनाव के दौरान भी हिंसा हुई। बाराबांकी, सिद्धार्थनगर और अलीगढ़, आगरा, उन्नाव, इटावा और चंदौली के अलावा कई जगहों पर हंगामा हुआ तथा वोटिंग रोकने की कोशिश भी की गई। इस बीच इटावा के एसपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि इटावा के एसपी सिटी प्रशांत कुमार भाजपा नेताओं से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि उनके लोगों ने थप्पड़ मारा है। वीडियो में एसपी कहते हैं कि आपके लोग हमें थप्पड़ मार रहे हैं। वहीं उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे वे किसी से फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि सर उन्होंने पत्थर मारे हैं, ये लोग बम वम भी लेकर आए थे, ये सब बीजेपी वाले थे। विधायक और जिला अध्यक्ष और इनके साथ विमल भदौरिया भी था। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल यहाँ बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया के समर्थकों ने कथित तौर पर पुलिस के साथ हाथापाई की थी। जहां यहां हुए हंगामे की वजह से 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार परिवहन विभाग ने मनमाना भाड़ा वसूलने के लिए कई बसों पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, साथ ही साथ कई बसों को सीज भी किया गया है। खबर के अनुसार विभाग को ऐसी सूचना मिली थी कि राज्य के कई जिलों में बसों के द्वारा मनमाना भाड़ा वसूला जा रहा है। इसी को देखते हुए शनिवार को बिहार के सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिससे बस मालिकों के बीच हड़कंप मच गया। दरअसल इस विशेष जांच अभियान ने बिहार के अलग अलग जिलों में 425 बसों की जांच की गई, जिसमें 74 बसों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि 10 बसों को सीज भी कर लिया गया है। इससे बिहार में कई जिलों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि इस जांच के क्रम में यात्रियों से किराए से संबंधित फीडबैक भी लिया गया। यह साथ ही साथ लोगों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि अगर कोई बस या फिर ऑटो मनमाना भाड़ा लेता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बाइक या फिर कार में कितने दिन तक पेट्रोल खराब नहीं होता है? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, आज के समय में पेट्रोल और डीजल के भाव में आग लगी हुई है। 4 महीने के बाद से अब तक बिहार में पेट्रोल 19 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी एक ही पेट्रोल पंप से अपने वाहन में यानी कि गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं। खराब पेट्रोल डीजल से इंजन को भी नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डीजल को लेकर खास सावधानियां बरतें। जी हां, क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ी में लंबे समय तक पड़ा पेट्रोल डीजल कब खराब हो जाता है और इससे आपकी गाड़ी को क्या नुकसान हो सकता है? आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे। अलग अलग तरह के तेल के खराब होने की अवधि भी अलग अलग होती है। सामान्य गैसोलीन करीब 3 से 5 महीने तक फ्यूल टैंक में खराब नहीं होता है। जी डीजल इससे करीब 2 गुने यानी कि 6 से 12 महीने तक फ्यूल टैंक में खराब नहीं होता है। इस पर तापमान का भी असर पड़ता है। हालांकि यह भी बताना मुश्किल होता है कि आपकी टंकी में पड़ा ईंधन कितना पुराना है। यह हो सकता है कि यह पेट्रोल पंप पर कई महीनों से पड़ा हो। यह भी नहीं पता होता है कि कितने समय तक इसे रिफाइनरी पर रखा गया होगा। इसीलिए सुझाव दिया जाता है कि गाड़ी की टंकी में पड़े पेट्रोल डीजल को कुछ महीनों में ही खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के 6 जिलों में अक्टूबर महीने से बालू का खनन किया जाएगा। जी हां, इसके लिए नए टेंडर निकाले जाएंगे। खबर के अनुसार बिहार के पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास और गया जिले में अक्टूबर से नए बंदोबस्तधारी बालू का खनन करेंगे। इसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। बहुत जल्द दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद जिले में बालू घाटों के बंदोबस्तधारियों ने 1 मई 2021 से बालू का खनन बंद कर दिया है, जिससे बिहार के इन जिलों में बालू की भी समस्या उत्पन्न हो रही है और घर मकान बनाने वाले लोगों को बालू की किल्लतें हो रही है। फिलहाल बिहार के 6 जिलों के नदी घाटों की बंदोबस्ती की तैयारी खान एवं भूतत्व विभाग कर रहा है। यह बहुत जल्द टेंडर जारी किया जाएगा। नए टेंडर के द्वारा ही अब इन जिलों में बालू का खनन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां चल रही है।
दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस के कद्दावर नेता और सीलमपुर से 5 बार विधायक रहे चौधरी मतीन अहमद ने कहा है कि देश के मुस्लिम हिंदुओं के वंशज हैं। जो इस दावे को गलत मानते हैं उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। यह इतिहास ही ऐसी चीज है जिसे कोई चाहकर भी नहीं बदल सकता। इस देश में हिंदू मुस्लिमों की कभी लड़ाई ही नहीं रही है। ये लड़ाई सिर्फ सियासत की देन है। चौधरी मतीन अहमद का कहना है कि उनके पूर्वज हिंदू थे लेकिन उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। आज भी वे राजपूत ही हैं। कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल सकता है लेकिन ताउम्र उसकी जाति वही रहती है। वे आज भी भगवान राम का सम्मान करते हैं। उनके कुछ पूर्वज हिंदू हैं। देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने हित साधने के लिए सांप्रदायिक मतभेद करवाती है। जब हिंदू और मुस्लिम पूर्वज एक हैं तो फिर लड़ाई किस बात की। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली एनसीआर में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। उनका कहना है कि सत्य को कभी नकारा नहीं किया जा सकता। देश के ज्यादातर मुस्लिम वो हैं जो धर्म बदलकर हिंदू से मुस्लिम बने हैं। मतीन अहमद ने बताया है कि वह मूल रूप से मेरठ के डोलपुर गांव के निवासी है। उनकी मां ब्राह्मण और पिता राजपूत परिवार से थे। कई साल पहले गांव के लोगों ने आसपास के 3 गांव के लोगों के साथ मिलकर अपना धर्म बदलकर मुस्लिम हो गए थे। उनकी मां गंगा किनारे की है। उनके वंशजों ने रामायण से लेकर महाभारत तक पढ़ी हुई है। मतीन का कहना है कि उन्हें अपने पूर्वजों का इतिहास मालूम है। जब वे विधायक बने तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम में कभी भी बैर नहीं किया। जितना काम मस्जिदों में किया उतना ही मंदिरों के लिए भी किया। यहां तक कि मेट्रो की वजह से शास्त्री पार्क में स्थित श्याम गिरिडी मंदिर टूट रहा था। उस मंदिर को बचाने के लिए वे 3 दिन धरने पर बैठे थे। यह सब धर्म एक समान है। किसी धर्म में कोई भी बुराई नहीं होती है। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिसके कारण समस्तीपुर रेल मंडल ने समस्तीपुर से दरभंगा डाउन लाइन को बंद कर दिया है। यह समस्तीपुर रेल मंडल के दोनों रेल खंडों पर ट्रेनों का परिचालन बंद होने की वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है जबकि कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तित किया गया है। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। इसका असर उत्तर बिहार के कई जिलों के साथ रेल परिचालन पर भी देखने को मिल रहा है। समस्तीपुर रेल मंडल के 2 रेल खंडों पर परिचालन बाढ़ की वजह से बंद हो गया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन के नक्शे को लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार जमीन के राजस्व नक्शे की होम डिलीवरी इस हफ्ते से शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत के साथ ही ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बनेगा। नक्शे की डिलीवरी के लिए डाक विभाग और बैंकों के साथ बिहार सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। सिक्योरिटी ऑडिट की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। नक्शे लिए भुगतान करने पर बैंक कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूलेगी। इसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। सभी प्रमुख बैंक इस सुविधा से जुड़े हुए हैं। अभी अगर किसी को नक्शे की जरूरत पड़ती है तो उसे राजधानी पटना या फिर पूर्णिया कार्यालय में जाना पड़ता है। डाक विभाग द्वारा नक्शे की डिलीवरी के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 5 लाख बार कोड डाक विभाग द्वारा आवंटित किया जा चुका है। कार्यालय में इस सुविधा को लॉन्च करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि अगर एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की से झूठ बोल रहा है तो यह भी लव जिहाद है। कैबिनेट इसके खिलाफ भी जल्द कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व 5000 साल पुराना है और जीवन का तरीका है। अधिकांश धर्मों के अनुयायी हिंदुओं के वंशज हैं। हिंदुत्व को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि इसका मतलब होगा अपनी जड़ों और मातृभूमि से दूर हो जाना। लव जिहाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस शब्द को लेकर आपत्ति है लेकिन किसी को भी महिला को धोखा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी महिला को किसी के द्वारा धोखा दिए जाने को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम। हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की घर वापसी का सिलसिला जदयू में शुरू हो गया है। पूर्व विधायक मंजीत सिंह एक बार फिर से जदयू में शामिल होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक पिता बताया है। जदयू कार्यालय में मिलन समारोह के दौरान मंजीत सिंह को जेडीयू में शामिल किया गया। मिलन समारोह में जेडीयू के कद्दावर नेता प्रदेश कार्यालय में जुटे हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के अलावा कद्दावर नेता ललन सिंह, मंत्री विजय कुमार चौधरी, सुनील कुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मंजीत सिंह के जदयू में शामिल होने पर लोकसभा में जेडीयू के संसदीय दल के नेता ललन सिंह ने कहा कि मंजीत सिंह घर में वापस आए हैं। बीच कहीं दौरे पर चले गए थे। ये समता पार्टी के समय से ही पार्टी के सदस्य रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि मंजीत सिंह बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। कार्यकर्ता, नेता और विधायक के रूप में मंजीत सिंह ने बेहतर काम किया है।
दोस्तों, मोदी मंत्रिमंडल में चाचा पशुपति पारस को स्थान दिए जाने के बाद अब चिराग पासवान का अपने राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग मोह भंग हो चुका है। जी हां, अब वे प्रधानमंत्री की बात नहीं करते हैं। इन सब के बीच चिराग पासवान और राजद के बीच रिश्ते मजबूत होते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राजद के तमाम नेता ये बयान देते रहे हैं कि चिराग को राजद के साथ आ जाना चाहिए। इन बयानों को और बल मिल गया है जब बीते शनिवार को राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने चिराग पासवान से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात में क्या बातें हुई है ये सामने नहीं आ सका है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसके बाद नए सियासी मायने तलाशे जाने शुरू हो गए हैं। बताया गया है कि अपनी आशीर्वाद यात्रा को बीच में छोड़कर कल चिराग पासवान नई दिल्ली चले गए। जहां उनका दिल्ली का यह दौरा हाईकोर्ट के उस निर्देश को लेकर था जिसमें लोजपा के सिंबल के लिए कोर्ट ने चुनाव आयोग जाने को कहा था। चिराग पासवान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अपनी लीगल टीम से आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा करने लगे हैं। इसी दौरान श्याम रजक उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंच गए, जहां दोनों दलित नेताओं के बीच लंबी गुफ्तगू हुई, यानी कि बातचीत हुई। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। मंत्रालय ने कहा है कि अब सप्ताह में 7 दिन काम किया जाएगा। शनिवार और रविवार को भी मंत्रालय का नियमित कामकाज होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में मोदी नई मंत्रिमंडल में इस मंत्रालय का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया है। शिक्षा मंत्री बदलने के बाद ही मंत्रालय के कामकाज के तरीकों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। शनिवार को घोषणा की गई है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री अब हफ्ते में 7 दिन तक काम करेंगे। अब शनिवार और रविवार को भी काम होगा। आपको बता दूं कि बीते दिनों केंद्र कैबिनेट में फेरबदल के बाद पूर्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इनसे पहले रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। पदभार संभालने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन लेकर वे सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू करवाने पर काम करेंगे। शिक्षा राज्यों का विषय होता है। हालांकि केंद्र और राज्य अपनी जिम्मेदारी के तहत नए भारत निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी को तो आप शायद जानते ही होंगे। वे बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। जी हां, एक्टर पंकज त्रिपाठी इन दिनों गोपालगंज में हैं। वे अपने पैतृक गांव बरेली के बेलसंड में परिजनों के साथ हैं। पंकज त्रिपाठी को जैसे ही मौका मिला, पंकज त्रिपाठी शनिवार को गोपालगंज पहुंच गए। यहां अतिथि भवन में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसपी आनंद कुमार और सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल ने उन्हें थावे महोत्सव का मोमेंट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पंकज त्रिपाठी के साथ सेल्फी लेने के लिए युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। काफी देर तक सेल्फी का दौर भी चला। पंकज त्रिपाठी ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में कहा कि बॉलीवुड की चकाचौंध से जब भी उन्हें समय मिलता है वे अपने गांव और अपने शहर में जरूर आते हैं। जहां अपने लोगों से मिलते हैं। उनका अपने गांव और शहर से एक कनेक्शन है। यहां आने के बाद उन्हें सुकून मिलता है। वे अर्थिंग लेने के लिए अपने गांव में आते हैं। जहां पंकज त्रिपाठी ने कहा कि उनकी जड़ें उनके गांव से जुड़ी हुई है। उनका तार बिहार से गोपालगंज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जब भी उन्हें समय मिलता है वे गोपालगंज में आते हैं। दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के नाम एक बड़ी जानकारी दी है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को केवाईसी फ्रॉड को लेकर चेतावनी दी है। बैंक ने कहा है कि यह फ्रॉड सचमुच में हो रहा है और इसकी शिकायतें पूरे देश में मिल रही है। इस फ्रॉड का असर पूरे देश में ग्राहकों के साथ देखा जा रहा है। एसबीआई ने इस फ्रॉड के प्रति ग्राहकों को सावधान किया है और कहा है कि इस तरह के फर्जी केवाईसी से बचने की जरूरत है। अपने ग्राहकों को सचेत करते हुए एसबीआई ने एक ट्वीट में लिखा है कि केवाईसी फ्रॉड वास्तविक है। यह पूरे देश में फैल चुका है। फ्रॉड करने वाले जालसाज कस्टमर को टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। इसके लिए वे खुद को बैंक या फिर कंपनी का कर्मचारी बताते हैं और लोगों की पर्सनल जानकारी हासिल कर लेते हैं। एसबीआई ने अपने ग्राहकों से कहा है कि इस तरह की कोई भी घटना सामने आए तो फिर तत्काल उसकी शिकायत दर्ज की जाए। ग्राहक अपनी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। फ्रॉड करने वाले लोग टेक्स्ट मैसेज या फिर स्पैम कॉल के जरिए खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताते हैं और पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं। भारत सरकार ने इस पोर्टल को शुरू किया है ताकि साइबर क्राइम से जुड़े शिकायतों का जल्द निपटारा हो सके। इस पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज होती है और निपटारा भी ऑनलाइन कर दिया जाता है। एसबीआई ने ग्राहकों को सचेत करते हुए कुछ फ्री टिप्स भी बताए हैं। जहां ग्राहकों के साथ केवाईसी फ्रॉड हो, इससे बचने के लिए एसबीआई ने सेफ्टी टिप्स बताए हैं। जी हां, सेफ्टी टिप्स में कहा गया है कि किसी भी अनजान सोर्स से आए मेल या फिर मैसेज का रिप्लाई करने या फिर उसे दिए गए लिंक पर क्लिक करने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें। एसबीआई अपने किसी भी ग्राहक को केवाईसी अपडेट के लिए कभी भी कोई मैसेज नहीं भेजता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी मैसेज या फिर मेल या फोन कॉल आता है तो फिर आप कभी भी मोबाइल नंबर या अन्य जानकारियां कंफर्म ना करें।
दोस्तों, बिहार की कानूनी व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एवं उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। पिता पुत्र ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बिहार सरकार पर निशाना साधा है। बिहार में विधि व्यवस्था की लचर स्थिति पर सरकार को घेरा है। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि बिहार में महज 120 दिनों में अपहरण के 3565 मामले दर्ज हुए हैं। जनादेश का अपहरणकर्ता ही इन संगठित अपराधियों का रोल मॉडल और संरक्षक है। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भागलपुर सांसद अजय मंडल के घर के दरवाजे से गिरफ्तार कुख्यात कपिल यादव की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया है। सांसद के इस बयान पर कि मेरे घर आया अपराधी भी भगवान है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के सांसद कॉन्ट्रैक्ट किलर और दुर्दांत अपराधी को अपने आवास में छिपा कर रखते हैं, पकड़े जाने पर कहते हैं कि ये अपराधी ही मेरे भगवान हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार में अपराधियों के सबसे बड़े संरक्षक नीतीश कुमार अपने इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं। मजाल है कि कोई इनसे सवाल करे। दोस्तों, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालूवाद से जुड़ा छठा सवाल पूछा है। जी हां, नीरज कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने केवल अल्पसंख्यक समुदाय को ठगा है। जी हां, उन्होंने कहा है कि जनसंख्या के अनुपात में ना सदन में हिस्सेदारी मिली और ना ही सरकारी नौकरियों में। लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल में मुस्लिमों के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। नीरज कुमार ने आंकड़े दर्शाते हुए बताया है कि सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2005 में पूरे बिहार में 1000 ऐसे मुस्लिम बहुल गांव कस्बा थे जहां एक भी शिक्षण संस्थान नहीं था। 2004 से 2005 में पूरे बिहार में 3000 ऐसे मुस्लिम बहुल गांव कस्बा था जहां कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। लालू राज में चिकित्सीय सुविधा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जबकि उस दौर में बिहार में मुस्लिम समाज का प्रति व्यक्ति आय दलित और आदिवासी समाज से भी कम थी, जो कि उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। साल 2004 से 2005 में बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी बिहार की कुल आबादी का 16.5% था, लेकिन सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी 8% से भी कम थी। यानी सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के अनुपातित रूप जो हिस्सेदारी होनी चाहिए थी उसके आधे से भी कम थी। यह था अकेलियत, यानी कि मुस्लिमों के हितैषी होने का स्वाग रचने वाले लालू राबड़ी सरकार का काला सच। इसी तरह ICDS जैसे कई सरकारी योजनाओं में मुस्लिम की हिस्सेदारी उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम थी। क्या मुस्लिमों की इस दुर्दशा के लिए लालू राबड़ी सरकार गुनाहगार नहीं है? नीरज कुमार ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभालते ही मुस्लिम समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यक छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि मुस्लिम छात्र छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान में सहायक सिद्ध हो रहा है। जहां आज के समय में 35 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास एवं 10 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास संचालित है, यानी कि चल रहे हैं। दोस्तों, बिहार में अब बिजली का स्मार्ट मीटर लगवा चुके लोगों को परेशानी नहीं होगी। जी हां, अब रिचार्ज करने के साथ ही तुरंत बिजली बहाल होगी। पहले रिचार्ज के बाद बिजली के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इस समस्या का हल निकल गया है। दरअसल स्मार्ट मीटर वाले इलाकों से शिकायत आती रहती है कि रिचार्ज के बाद के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए बिजली कंपनी इसमें बड़ा बदलाव की है। जी हां, कंपनी ने हाई टेक स्मार्ट मीटर को बदलने का निर्णय लिया है। जी हां, वह स्मार्ट मीटर 4G होगा, जिसका नेटवर्क हाई स्पीड का होगा, जिसमें 4G का सिम इस्तेमाल होगा। जी अब तक जो मीटर लग रहे थे उनमें 3G का सिम इस्तेमाल हो रहा था, जिसके कारण किसी इलाके में नेटवर्क की समस्या बन रही थी। प्राथमिकता के तौर पर पहले उन इलाकों के मीटर बदले जाएंगे जहां नेटवर्क की समस्या रहती है। उन इलाकों में बिजली मीटर को बदलकर 4G मीटर लगाया जाएगा। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कभी जदयू में रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने दिल्ली में RCP सिंह से मुलाकात की है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि RCP सिंह को मिलकर बधाई देने वाले नागमणि अब नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। RCP सिंह से मुलाकात के बाद नागमणि ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड के नंबर 1 लीडर सिर्फ और सिर्फ RCP सिंह है। RCP सिंह ही संगठन में पकड़ रखते हैं और पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं। जी पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा है कि नीतीश कुमार तो केवल टाइम पास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि 5 साल के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ भी नहीं किया, वे केवल समय गुजार रहे हैं। जी हां, नागमणि का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब खुद जेडीयू के अंदर नीतीश और RCP के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही है। जदयू की अंदरूनी सियासत गर्म है और लगातार चर्चा हो रही है कि RCP और नीतीश कुमार के बीच दूरी बढ़ चुकी है। मंत्रिमंडल में शामिल होने के फैसले को पार्टी के नेता RCP सिंह का फैसला बता रहे हैं। ऐसे में RCP सिंह से मुलाकात के तुरंत बाद नागमणि ने जो बयान दिया है उसके कई सियासी मायने हैं।
दोस्तों कल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में पिछले कई दिनों से देश नई जनसंख्या नीति लाने की मांग की जाने लगी है ताकि देश में बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि इस कड़ी में यूपी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं कॉमन सिविल कोड का पक्षधर हूं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करना है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बढ़ती आबादी का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और गरीबी है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी देश में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को लागू किया जाए जिससे कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों केंद्र की राजनीति से अलग किए गए पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद के लिए मोदी सरकार नई भूमिका लिख रही है। जहां राजनीतिक गलियारों से यह खबर सामने आ रही है कि रविशंकर प्रसाद को अब सक्रिय राजनीति से अलग किया जा सकता है और उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। जहां ऐसी चर्चा है कि रविशंकर प्रसाद को मोदी सरकार तमिलनाडु का राज्यपाल बना सकती है। जहां हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर लगना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा लिया था, उसके बाद इसे ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के लिए कौन सी नई भूमिका तैयार की जाएगी, जो अब सामने आ गया है। दोस्तों बिहार के तीसरे और उत्तर बिहार के पहले हवाई अड्डा के रूप में विकसित दरभंगा एयरपोर्ट ने फिर एक बार नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट से पहली बार एक दिन में 2805 यात्रियों ने आवागमन किया है। इनमें से 1232 यात्री विभिन्न शहरों से उड़ान भरकर दरभंगा पहुंची। वहीं 1573 यात्रियों ने विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरी। जी हां, रिकॉर्ड यात्रियों को लेकर दरभंगा एयरपोर्ट की ओर से भी ट्वीट करके प्रसन्नता व्यक्त की गई है। दोस्तों शायद आपके स्मार्टफोन में व्हाट्सएप तो होगा ही। व्हाट्सएप को लेकर एक अपडेट आई है। अपडेट यह है कि व्हाट्सएप का रंग बदलने वाला है। जी हां, व्हाट्सएप ग्रीन की जगह ब्लू हो सकता है। WA बेटा इन्फो के रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने इसे लेकर एक नया व्हाट्सएप बीटा अपडेट जारी किया है। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार यह बदलाव डार्क मोड में देखने को मिल सकता है। साथ ही यह फीचर लाइट मोड में भी काम करेगा। डार्क मोड में आने वाले व्हाट्सएप नोटिफिकेशन जैसे रिप्लाई और मार्क एस रेड को ग्रीन की जगह डार्क ब्लू रंग में कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सुविधा के लिए नए प्रयोग करते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग व्हाट्सएप के नए कलर को लेकर किया जा रहा है। एक नए रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप का कलर ग्रीन की जगह ब्लू हो सकता है। रिपोर्ट की माने तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की यूजर इंटरफेस में नया कलर ऐड किया जा सकता है। जी हां, WA बेटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने नया व्हाट्सएप बीटा अपडेट जारी कर दिया है। यह बदलाव व्हाट्सएप के डार्क मोड में देखने को मिल सकता है। दोस्तों बिहार में सुशासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं, जिस तरीके से बिहार में पुलिस राज की बात कही है, उसके बाद सत्ताधारी गठबंधन के अंदर से भी सुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। जी हां, मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने सुशासन पर सवाल खड़े कर दिया है। जी हां, अजय निषाद ने कहा है कि बिहार में साल 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जैसी होनी चाहिए थी, फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है। जी हां, अजय निषाद ने कहा है कि बिहार में सुशासन का दावा किया जाता है, लेकिन हालात जैसे हैं वह उस दावे को पूरी तरीके से सच नहीं करता। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद क्राइम कंट्रोल करेंगे, खुद कानून का राज स्थापित करने के लिए पहल करते रहेंगे। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अजय निषाद ने कहा है कि बिहार में 2005 से सीएम नीतीश कुमार का राज है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर और भी मजबूत होना चाहिए, सुशासन दिखना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी अपनी जिम्मेवारी सही तरीके से निभानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद अजय निषाद ने कहा है कि जिन्होंने गलती की है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों यशवंत सिन्हा की राह पर चलते हुए अब शत्रुघ्न सिन्हा भी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। यह सूत्रों की माने तो आगामी 21 जुलाई को होने वाले तृणमूल कांग्रेस की वर्चुअल शहीद दिवस रैली के दिन बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी का झंडा थाम सकते हैं। बंगाल की राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा भेजा जा सकता है। सूत्रों ने बताया है कि टीएमसी भाजपा के घोर विरोधी नेताओं को अपने खेमे में शामिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। यह उसी का हिस्सा बताया जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा के बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का साथ बेहद अच्छे संबंध हैं। ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी थी।
दोस्तों बिहार में इस साल पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयारियां की जा रही है। इसी बीच आरक्षण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसको लेकर सभी व्यक्ति को सही जानकारी होनी चाहिए। बिहार पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत में सिर्फ 4 पद ऐसे हैं जिन पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खबर के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के दौरान उप मुखिया, उप सरपंच, उप प्रमुख और उपाध्यक्ष के पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थानों के उप मुखिया के चुनाव में मुखिया को मतदान करने का अधिकार मिला है। आपको यह भी बता दूं कि बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इसमें आरक्षण का नियम लागू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल पंचायत चुनाव अगस्त से सितंबर के बीच हो सकता है। बहुत जल्द चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेल को लेकर तैयारियां जोरों से आगे बढ़ रही है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने रानीपुर और पहाड़ी में डिपो निर्माण के लिए 143 करोड़ रुपए के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अगले 60 दिनों में पूरा होने की संभावना है। ISBT रेल डिपो के लिए 76 एकड़ जमीन की अधिग्रहण के बाद सितंबर से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।